हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन करेंगे और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो आपको सारा का सारा टॉपिक ईजिली समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, फिर इंग्लिश में बताऊंगा। सिंपल वर्ड्स में इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब ये होता है कि उस बंदे पे असर पड़ना टैक्स का जिसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुकानदार हूँ, मेरे को सामान बेचने के ऊपर सेल्स टैक्स या जीएसटी भरना पड़ता है। तो जब सरकार ने मेरे ऊपर, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर सेल्स टैक्स या जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी लगाई, मैं जो वो टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को भरूंगा। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किसके ऊपर आया, मेरे ऊपर। समझ गए बात। अब मैं इंग्लिश में समझाता हूँ। ऑन होम द इमीडिएट बर्डन ऑफ टैक्सेशन फॉल्स or from whom the government receives the amount of tax is the problem that is called impact of taxation। सरकार ने मेरे ऊपर जब टैक्स लगाया तो मैंने जो अपनी जेब से पैसे भरे उसको इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं। अब मैं बाद में उस टैक्स को शिफ्ट करूंगा नहीं करूंगा वो बाद की बात है, उसको इंसिडेंस कहते हैं अगर मैं कामयाब हो गया शिफ्ट करने में। मगर पहली बार तो मुझे ही भरने पड़े ना। समझ गई बात। इम्पैक्ट ऑफ a tax falls on a person from whom the tax is collected। गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर सेल्स टैक्स या एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी जो भी लगाया तो भरना तो मुझे ही पड़ा ना। अब मैं आगे शिफ्ट करता हूं नहीं करता हूं वो प्रॉब्लम है इंसिडेंस ऑफ टैक्स की। मगर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, जिसके ऊपर सरकार ने लगाया उसने भरा। अकॉर्डिंग टू स्लिगमैन जो प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स is the immediate result of the imposition of tax on the person who pays it in the first instance। पहली बार जिस इंसान ने टैक्स भरा उसके ऊपर जो असर पड़ा उसे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। मैं दुकानदार हूं, मैं दुकान पे सामान बेचता हूं, सरकार ने मेरे ऊपर सेल्स टैक्स लगाया या जीएसटी लगाया। अब मैंने एक बार तो सरकार को पैसे भर दिए तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स आया मेरे ऊपर। अब अगर मैं उस टैक्स को प्राइस में ऐड करके एक दो यूनिट्स बेच के लगातार पैसे अगर कंज्यूमर से निकलवाता रहता हूं तो उसे हम कहेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जिसमें लगा किसी और के ऊपर और बर्डन शिफ्ट कर दिया किसी और के ऊपर। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, जिसके ऊपर पहली बार लगा फर्स्ट इंस्टांस में उसी ने भरा। ठीक है, अभी शिफ्टिंग की बात इसमें नहीं हो रही। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन और टॉपिक का नाम है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, द प्रॉब्लम ऑफ हु बियर्स द फाइनल बर्डन ऑफ टैक्सेशन और हु विल हैव टू पे द टैक्सेस फाइनली रेफर्स टू इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और उसके जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं दुकानदार हूँ, मेरे ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया सेल करने का, जो जीएसटी भी हो सकता है। सेल्स टैक्स पहले होता था इंडिया में, अब तो जीएसटी है, या एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाई। मैंने एक बार तो दुकानदार होने के तहत मैंने सरकार को वो पैसे भर दिए। अब मैंने क्या किया, जो भी सामान मैं बेचता हूँ उसके प्राइजेस में ऐड करके जो मेरे कस्टमर्स आते हैं उनसे निकलवा लिया। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर पड़ा, अल्टीमेट बर्डन पड़ा कंज्यूमर्स के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि मैं प्राइस में ऐड करके कामयाब हो गया टैक्स को शिफ्ट करने में। इन अदर वर्ड्स, फाइनल पेमेंट ऑफ अ टैक्स और द अल्टीमेट मॉनिटरी बर्डन इज कॉल्ड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। तो अल्टीमेट बर्डन जिसके ऊपर भी आता है टैक्स का उसे हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स मेरी इनकम पे लगा तो मैं ही भरूंगा, तो इम्पैक्ट भी मेरे ऊपर आया और इंसिडेंस भी मेरे ऊपर आया। मगर जो जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें क्या होता है, लगता किसी और के ऊपर है तो इम्पैक्ट तो जिसके ऊपर सरकार ने लगाया उसके ऊपर आता है, मगर वो इंसान कामयाब हो जाता है उसको शिफ्ट करने में किसी और के ऊपर, जैसे कस्टमर्स के ऊपर प्राइस में ऐड करके निकलवा देते हैं। तो इंसिडेंस किसके ऊपर पड़ता है, कस्टमर्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेल्टन, वट एवर टैक्स रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इट हैज एन अल्टीमेट बर्डन ऑन समवन और द अदर। जब भी सरकार को टैक्स लगाती है उसका किसी ना किसी के ऊपर तो बर्डन रहता ही है। सच बर्डन इज कॉल्ड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जिसमें जो फाइनल बंदा होता है जो टैक्स देता है अपनी जेब से उसको इंसिडेंस ऑफ टैक्स का सामना करना पड़ता है। हेंस इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू that situation which indicates who will bear the ultimate monetary burden of the tax। तो अल्टीमेटली जिसको अपनी जेब से पैसे टैक्स से देने पड़ते हैं उस सिचुएशन को हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। टॉपिक का नाम है
इम्पैक्ट ऑफ टैक्स वर्सेस इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इसमें डिफरेंसेस क्या हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इट रेफर्स टू द इनिशियल बर्डन ऑफ अ टैक्स। इनिशियल बर्डन जो होता है टैक्स का, उसे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहा जाता है। मैं फिर से एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मैंने एक दुकान खोली और उस दुकान के अंदर सरकार ने मेरे को अपना सामान बेचने के लिए सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया, और मैंने जब सरकार को वो टैक्स भरा तो उसे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहा जाता है। ठीक है, मगर अगर वो टैक्स मैं प्राइस में ऐड करके कंज्यूमर्स की जेब से निकलवा देता हूं तो उसे इंसिडेंस कहा जाता है। तो इंसिडेंस रेफर्स टू फाइनल बर्डन ऑफ टैक्सेशन। तो इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट है कि पहली बार किसने टैक्स भरा। इंसिडेंस क्या हुआ? कस्टमर ने भरा ना, तो फाइनल बर्डन तो कस्टमर के ऊपर है। तो इंसिडेंस रेफर्स टू फाइनल बर्डन ऑफ टैक्सेशन। सेकंड पॉइंट आ जाता है बर्डन ऑफ इम्पैक्ट इज फेल्ट बाय द पर्सन ऑन होम द गवर्नमेंट लेवीज या इम्पोज टैक्स। जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है उसका बर्डन किसके ऊपर आता है? जिसके ऊपर सरकार ने पहली बार लगाया है। मगर बर्डन ऑफ इंसिडेंस इज फेल्ट बाय द पर्सन हु एक्चुअली बियर्स इट। तो इंसिडेंस का बर्डन किसके ऊपर आता है? जिसके ऊपर जो दुकानदार है वो शिफ्ट करने में कामयाब हो जाता है। तो जो अल्टीमेटली टैक्स भरता है उसके ऊपर इंसिडेंस का बर्डन आता है। बर्डन ऑफ इम्पैक्ट कैन बी शिफ्टेड ऑन द अदर पर्सन। जो ये जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है इसको शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे दुकानदार ने पहली बार तो भर दिया, मगर वो प्राइस में ऐड करके अपने बर्डन को शिफ्ट कर सकता है। मगर दूसरी तरफ बर्डन ऑफ इंसिडेंस इज नॉट पॉसिबल टू शिफ्ट। अब मैं दुकान पे गया, मैंने कोई चीज खरीदी, उस बिस्किट के अंदर भी टैक्स, बिस्किट के प्राइस के अंदर टैक्स इंक्लूडेड था। अब मैंने तो वो बिस्किट खाना है, जब मैंने तो खुद ही कंज्यूम करना है, मैंने फर्दर बेचना तो है नहीं, तो मैं किसी और पे शिफ्ट कैसे कर सकता हूँ? समझ गए ना बात? ब्रीफली, impact refers to the initial burden while incidence refers to the ultimate monetary burden of tax। तो जो इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स है जो पहली बार इंसान पे करता है उसे इम्पैक्ट कह देते हैं, और इंसिडेंस अल्टीमेटली किसकी जेब में से ये टैक्स गया। समझ गए बात? हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। टॉपिक का नाम है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, कि टैक्स को कैसे शिफ्ट किया जाता है, क्या क्या किया जाता है वो डिस्कस करूंगा। द टर्म शिफ्टिंग रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ सम और द एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स बाय द वन ऑन whom द टैक्स इज imposed टू अनदर पर्सन। तो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स का मतलब है कि पार्टली या होलली जो भी टैक्स एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर सरकार ने लगाया है वो कामयाब हो जाता है, पूरा का पूरा टैक्स किसी और से भरवा लेता है अल्टीमेटली, या फिर उसमें से कुछ पार्ट किसी और से भरवाता है और कुछ पार्ट खुद भरता है। कितना पार्ट खुद भरेगा और कितना दूसरों से भरवाएगा ये मैंने इस चैप्टर के आगे डिस्कस किया गया है। वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक फैक्टर्स इफेक्टिंग इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। वो लॉन्ग क्वेश्चन है और वो लॉन्ग में आता है, वो जिस हिसाब से आपने अटेम्प्ट करना है मैंने उस वैसे ही समझाया हुआ है। अब चलते हैं आगे। द बर्डन ऑफ टैक्सेशन इज टू बी शिफ्टेड थ्रू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जब भी दुकानदार प्राइजेस में चेंज करता है या प्रोड्यूसर प्राइजेस में चेंज करता है, इसका मतलब ये है कि उसने टैक्स की वैल्यू प्राइस के अंदर ऐड कर दी है ताकि उसको टैक्स ना देना पड़े और जो अल्टीमेटली बायर है वो टैक्स दे। एक्सचेंज ऑफ टैक्सेशन इज एन इसेंशियल कंडीशन फॉर द शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। एक्सचेंज ऑफ टैक्सेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ टैक्सेशन नहीं आना था, यहाँ पे आना था एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज है ये एक इसेंशियल फैक्टर है जिसके बगैर, ध्यान से समझना, जिसके बगैर आप टैक्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं दुकानदार हूँ, मेरे ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया, जब मेरे से कोई सामान खरीदने आएगा तभी तो मैं जो है उसके ऊपर टैक्स शिफ्ट करूंगा ना। अगर मेरे पास कोई आएगा नहीं खरीदने तो मैं शिफ्ट कैसे करूंगा? ठीक है ना। इफ नो प्राइस चेंज अकर्स नो शिफ्टिंग इज पॉसिबल। अगर जिस प्राइस पे मैं बेच रहा था, अगर प्राइस उतने के उतने पे बेचूं और टैक्स की वैल्यू उसमें ऐड नहीं कर रहा मैं, तो फिर टैक्स कैसे शिफ्ट होगा? टैक्स तो तभी शिफ्ट होगा ना जब मैं उसके प्राइस में ऐड करके बेचूंगा, अपने प्राइजेस में ऐड करके सामान बेचूंगा जो टैक्स मुझे लगा है। तो ज्यादातर दुकानदार क्या करते हैं, जितना भी टैक्स लगता है उनके पास जितनी क्वांटिटी होती है उसमें डिवाइड कर देते हैं और उस पर बेच देते हैं। ठीक है ना, ताकि वो टैक्स को शिफ्ट कर पाए। और जो प्रोड्यूसर हैं वो इतने चालाक होते हैं कि वो उनके ऊपर जो प्राइस प्रिंट करते हैं वो 2 4 5 रुपए फालतू कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि टैक्स जो है इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग। टैक्स की जो शिफ्टिंग है वो कितनी टाइप्स की होती है? पहला, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। टैक्स शिफ्टेड फॉरवर्ड फ्रॉम सेलर टू परचेजर इज कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्टिंग। इसमें क्या होता है
जब भी मैंने जो कोई सामान बनाया, मेरे ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया, मैं उस टैक्स को प्राइस में ऐड करके मेरे से जो सामान खरीद रहा है उसके ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, जिसको फॉरवर्ड शिफ्टिंग कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स आर इंक्रीज्ड। इस टाइप की शिफ्टिंग में जब भी हम जो गुड है वो बेच रहे होते हैं, उनके प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बैकवर्ड शिफ्टिंग। द टैक्स शिफ्टेड बैकवर्ड फ्रॉम परचेजर टू द सेलर इज कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्टिंग। अगर मैं टैक्स जो मेरा मतलब जो परचेजर है, ठीक है, किससे है, फ्रॉम परचेजर टू सेलर, अगर मैं अपने बेचने वाले पे, पीछे जिससे मैंने सामान खरीदा है, उस पे टैक्स ट्रांसफर कर दूंगा तो उसे बैकवर्ड शिफ्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट लेवीज द हाउस टैक्स ऑन द टेनेंट्स बट द टेनेंट्स डिडक्ट इट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ हाउस रेंट टू लैंडलॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं किराए के घर पे रहता हूँ, मेरे ऊपर सरकार ने टैक्स लगा दिया कि भाई जितने भी टेनेंट्स हैं, जो किराएदार है, वो टैक्स भरेंगे। मैंने क्या किया, टैक्स भर दिया, मगर वो जितना टैक्स मैंने सरकार को दिया है उतना टैक्स मैंने, जो मेरा मकान मालिक था, उसके किराए में से माइनस कर दिया। तो इसे क्या कहते हैं, बैकवर्ड शिफ्टिंग, कि जब मैंने अपना टैक्स जो पीछे वाले मेरे जो सेलर्स हैं उनकी जेबों में से निकलवा लिया। समझ की बात। तो ये था हमारा टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, जिसमें फॉरवर्ड भी आता है, बैकवर्ड भी आता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस के एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन और टॉपिक का नाम है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स वर्सेस टैक्स इवेजन, कि टैक्स की शिफ्टिंग में और टैक्स की चोरी में क्या फ़र्क है। चलिए डिस्कस करते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द शिफ्टिंग ऑफ टैक्स एंड इवेजन ऑफ टैक्स। टैक्स को शिफ्ट करने में और टैक्स की चोरी करने में बहुत फ़र्क है। इन शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, पीपल हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट बट दे ट्राई टू ट्रांसफर द टैक्स बर्डन फ्रॉम देमसेल्व्स टू अदर्स। तो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स में क्या होता है, वो सरकार को पे कर देते हैं टैक्स, मगर वो अपनी प्राइस में ऐड करके जब जिसको भी सामान बेचते हैं उसकी जेब से निकलवा लेते हैं, तो वो किसी और पे ट्रांसफर कर देते हैं टैक्स। द गवर्नमेंट डज नॉट सफर एनी लॉस। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि उसे तो टैक्स आ ही रहा है। द गवर्नमेंट गेट्स द टैक्स मनी हूसोएवर पेज इट। चाहे जो मर्जी दे, चाहे दुकानदार दे, चाहे कंज्यूमर दे, सरकार को तो जो टैक्स मिलना था वो मिल गया। इससे उल्टा, इन द इवेजन ऑफ टैक्सेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स इज अवॉइडेड थ्रू इलीगल मीन्स एंड द गवर्नमेंट इज डिसीव्ड ऑफ द टैक्स अमाउंट। इवेजन ऑफ टैक्स में क्या होता है, इवेजन ऑफ टैक्सेशन में लोग अवॉइड करते हैं, उल्टे पुल्टे तरीके निकालते हैं जिससे उनका टैक्स कम हो सके, और इलीगल तरीके से अपनी इनकम ही डिक्लेयर नहीं करते, जिससे कि सरकार ठगा हुआ महसूस करती है। सरकार को जो टैक्स रेवेन्यू आना था वो नहीं आ पाता। और इवेजन ऑफ टैक्स एक इलीगल है। मैं नहीं कहता ये करो, मैं क्यों कहूँ किसी को कि टैक्स भरो ना भरो, मैं कौन होता हूँ, ठीक है। मगर मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि जब भी कोई इंसान अपनी इनकम को मैनिपुलेट करके ये सरकार को धोखा देने की कोशिश करे कि मैंने इनकम कम कमाई है और टैक्स को बचा ले, धोखा देके फर्जी तरीके से करके, उसे टैक्स इवेजन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्लिगमैन, टैक्स इवेजन कैन बी डन। टैक्स इवेजन दो तरीके से किया जा सकता है, उन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। पहला, लीगल तरीका। टैक्स से बचने का लीगल तरीका क्या है? व्हेन अ पर्सन डज नॉट बाय अ कमोडिटी फॉर विच ही हैज टू पे the sales tax or GST, he can avoid the sales tax or GST legally. He calls it avoidance of a tax. पहला तरीका टैक्स इवेजन का, जो कि लीगल है, सामान ही ना खरीदो। अब आप मुझे मत कहना ये स्लिगमैन ने कहा हुआ है, मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो स्लिगमैन कहते थे लीगल तरीका टैक्स से बचने का ये है कि सामान ही ना खरीदो। अब मेरा एक फ्रेंड था, उसने देखा कि भाई, उसने अपनी एनालिसिस की और उसने देखा कि 50 रुपए का तेल है इंडिया में और 50 रुपए सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है, 100 रुपये है। तो उसने कहा यार आज से मैं साइकिल पे जाऊंगा। तो ये लीगल तरीका मुझे पढ़ के मुझे वो वाली याद आ गई कि वो कह रहा था कि मैं क्यों टैक्स भरूं 50 रुपए, जब 50 रुपए की चीज़ है, 50 रुपए ऊपर से जेब में टैक्स भरूंगा, साइकिल चलाऊंगा, हेल्दी भी रहूंगा, मैं क्यों कंट्रीब्यूट करूं। तो वो उसका कहना था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इलीगल तरीका। व्हेन अ मैन अटेम्प्ट्स टू एवेड द टैक्सेस बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स और बाय मेंटेनिंग रॉन्ग अकाउंट्स, दिस इज व्हाट इवेजन जनरली मीन्स। बेसिकली इलीगल तरीका क्या होता है, लोग टैक्स को अवॉइड करने के लिए अनफेयर मीन्स, उल्टे तरीके अपनाते हैं। वो रॉन्ग अकाउंट्स तैयार करते हैं, जहां से उनकी इनकम्स आती है उसे शो ही नहीं करते, या फिर अपने फर्जी के खर्चे शो कर देते हैं और नेट इनकम कम कर देते हैं, जो कि इलीगल है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैप्टर के सारे लिंक आप
फाइनेंस। आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन और क्वेश्चन का नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, या फिर इसको फैक्टर्स इफेक्टिंग इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन भी कहा जाता है। कि इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि किन सिचुएशंस में पूरा का पूरा टैक्स कंज्यूमर से निकलवाया जाता है और किन सिचुएशंस में कंज्यूमर से 50% निकलवाया जाता है या कम निकलवाया जाता है, और ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर दुकानदार बेचारा शिफ्ट कर ही नहीं पाता। वो सारी सिचुएशन डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, जिस हिसाब से अपने पेपर में अटेम्प्ट करना है मैंने हूबहू उसी तरीके से किया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन बिगिंस विद द चेंज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब भी कोई शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है टैक्स का, तो वो शुरू कहाँ से होता है? प्राइजेस के चेंज होने से। अगर हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, अगर उसके प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तभी तो शिफ्ट कर रहा है ना, कर पा रहा है वो। द प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन इज इन फैक्ट द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस फिक्सेशन। तो बेसिकली जितना ज़्यादा शिफ्ट कर पाएगा उतना ही प्राइस को ज़्यादा बढ़ा पाएगा, और जितना कम शिफ्ट कर पाएगा उतना ही प्राइस को कम चेंज कर पाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं ये जो प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन है, इट इज़ नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस फिक्सेशन। चेंज इन प्राइस स्ट्रक्चर ओइंग टू टैक्सेशन कॉजेज अ चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रक्चर। तो जब भी प्राइस स्ट्रक्चर में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन टैक्सेशन, तो टैक्स की वजह से जब भी प्राइस ऊपर नीचे होता है उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई भी ऊपर नीचे हो जाती है। थस शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस is closely linked with the demand and supply parameters in the market। तो जो shifting and incidence of tax है, ये किससे रिलेटेड होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई पैरामीटर्स को असर डालते हैं ये बहुत बुरे तरीके से। ठीक है, अब फॉलोइंग आर द फैक्टर्स। कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, हम कितना शिफ्ट कर पाएंगे कितना नहीं। सबसे पहले आ जाता है नेचर ऑफ टैक्स। ठीक है, ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है मगर इस पॉइंट में डायग्राम नहीं है। तो नेचर ऑफ टैक्स क्या है? Shifting of taxation by a firm depends upon the nature of tax, that is whether the tax is treated as a part of fixed cost or variable cost। जो शिफ्टिंग हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी वो किस पे डिपेंड करता है कि टैक्स की नेचर क्या है, टैक्स को किस तरीके से ले रहे हैं। अगर टैक्स को फिक्स्ड कॉस्ट ले रहे हैं तो अलग तरीका है, अगर टैक्स को वेरिएबल कॉस्ट की तरह ले रहे हैं तो अलग तरीका है। अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन बिल्डिंग of a factory premises or levied in the form of license taxes is a part of fixed cost and is independent of the volume of production। अगर टैक्स बिल्डिंग पे लगाया जाता है, ध्यान से समझना, अगर टैक्स को बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है या फिर टैक्स को मशीनरी के ऊपर लगाया जाता है, तो इस टाइप के टैक्स को एक फिक्स्ड कॉस्ट की तरह डील किया जाएगा। समझ गए बात? इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। उसका फिक्स्ड कॉस्ट का कोई भी असर नहीं होगा मार्जिनल कॉस्ट पे और मार्जिनल रेवेन्यू पे। एज अ रिजल्ट ऑफ सच टैक्सेस प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज इज नॉट अफेक्टेड इन द शॉर्ट रन। इस टाइप के टैक्स के लगने से जो प्राइजेस होते हैं वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो पाते। दूसरी तरफ अकॉर्डिंगली इन द शॉर्ट रन द टैक्स बर्डन इज नॉट शिफ्टेड। अगर शॉर्ट पीरियड में इस टाइप का कुछ हो रहा है तो शॉर्ट पीरियड में टैक्स की शिफ्टिंग नहीं हो पाती। द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ विल बियर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन इवन इन द लॉन्ग रन प्रोवाइडेड ही इज नॉट इनकरिंग लॉसेस। तो इस टाइप के टैक्स में क्या होगा? शॉर्ट टर्म में इस टाइप का टैक्स अगर लगता है तो इस टाइप के टैक्स में सारा का सारा प्रोड्यूसर खुद झेलेगा, और सारा का सारा खुद झेलने के चक्कर में वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा। समझ की बात? इन दिस सिचुएशन मतलब उसको कम से कम प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, लॉस नहीं होना चाहिए। बट अगर उसको लॉस हुआ, इन द सिचुएशन ऑफ लॉस टैक्स विल बिकम अ पार्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो अगर उसका लॉस होता है तो टैक्स एक एवरेज कॉस्ट का पार्ट बना देगा, और लॉन्ग रन में इन लॉन्ग रन प्राइजेज एंड एवरेज कॉस्ट आर ऑट टू बी इक्वल। तो उसे लॉन्ग रन में अगर वो परफेक्ट कंपटीशन में जी रहा है, परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में है, तो लॉन्ग रन में टैक्सेस को इस हिसाब से एवरेज कॉस्ट का पार्ट बना दिया जाएगा कि प्राइजेस और एवरेज कॉस्ट बराबर हो जाएं, और अमाउंट ऑफ टैक्सेस विल बी इंक्लूडेड इन द प्राइस इटसेल्फ। तो शॉर्ट रन में तो वो मतलब ऐसे कर लेगा, शॉर्ट रन में वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा, मगर लॉन्ग रन में वो शिफ्ट कर देगा टैक्स को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो डायग्रामेटिक पार्ट इसका शुरू हो रहा है, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand also affects the shifting of the tax in the following way। तो सबसे पहले आ जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आपको पता नहीं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है? जिसमें प्राइस के चेंज होने से डिमांड में सेम परसेंट में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल प्राइस 10% चेंज हुआ तो डिमांड भी 10% चेंज होगी। समझ गई बात? इफ इसमें क्या लिखा है मैंने? इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी द इंक्रीज इन द टैक्सेशन विल इक्वली अफेक्ट द सेलर एंड द बायर। तो टैक्स के लगने से क्या होगा? टैक्स के लगने से जो भी प्राइजेस में चेंज आएंगे उसमें में से आधा हिस्सा कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा और आधा हिस्सा कंज्यूमर
शिफ्ट नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूसर को खुद ही झेलना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बता देता हूं। जब भी टैक्स लगता है इस सिचुएशन में आपने ये याद रखना है कि सप्लाई गिर जाती है। तो जब भी सप्लाई गिरती है तो सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, ये बात आपने याद रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी सप्लाई गिरेगी तो मैं इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं कि मैंने लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया इसको। तो जब मैंने लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, इसका नया नाम दे दिया S1 तो नया इक्विलिब्रियम क्या है, E1। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ूँ यहाँ पे, डॉटेड लाइन से, ठीक है, तो नया प्राइस हो गया P1। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से नीचे जोड़ रहा हूँ तो नई क्वांटिटी कितनी होगी, नई क्वांटिटी होगी Q1। अब ध्यान से समझना, मैं इस पॉइंट को भी दे रहा हूँ A पॉइंट, इस पॉइंट को दे रहा हूँ B वाला नाम, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ठीक है। तो टैक्स कितना आया, जो टोटल टैक्स जो लगा है चीज पे वो है E1A मतलब ये सारा का सारा, ठीक है ना, ये सारा का सारा जो गैप है, समझ गए बात। आउट ऑफ विच प्राइस कितना बढ़ा है, प्राइस राइज कितना हुआ है, प्राइस राइज सिर्फ हुआ है E1B, मतलब सिर्फ इतना हिस्सा प्राइस राइज में हुआ है, ठीक है। E1B विच इज इक्वल टू E1B, इसके भी तो बराबर है ना, विच इज इक्वल्स टू P1PE, समझ गए बात। तो ये जो प्राइस राइज हुआ है ये सारा का सारा कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। और दूसरी तरफ ये जो BA हिस्सा बचा है ये प्रोड्यूसर ने अपनी जेब से दिया है। सिंपल वर्ड्स में जो टोटल टैक्स था वो था E1A, कंज्यूमर ने कितना बढ़ा इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज, E1B जिसको हम P1PE भी कह सकते हैं, और प्रोड्यूसर ने अपनी जेब से कितना बढ़ा, BA। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और लाइक भी कर सकते हैं। तो कहने की बात है कि जब भी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है तो कंज्यूमर आधा पैसा, मतलब प्रोड्यूसर आधा टैक्स खुद भरता है और आधा उसके कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेस इलास्टिक डिमांड। जब भी डिमांड लेस इलास्टिक है फिर क्या होगा, लेस इलास्टिक डिमांड पता है ना, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कम चेंज आता है। अगर प्राइस 10% बढ़ रहा है या गिर रहा है, जो भी चेंज आ रहा है डिमांड में कम चेंज आएगा। इफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लेस इलास्टिक, मच ऑफ द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इट विल हैव टू बी बोर्न बाय द बायर। तो इस केस में क्या होगा, जब डिमांड लेस इलास्टिक होती है उस केस में बायर के ऊपर ज्यादा बर्डन आ जाएगा। कैसे बर्डन आएगा मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। ये नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई है, OPE इक्विलिब्रियम प्राइस है, OQE इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब इस केस में हम सप्लाई को कम करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। सप्लाई को जब भी मैं कम करूंगा टैक्स के लगने की वजह से तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो नई सप्लाई कर्व है S1, नया इक्विलिब्रियम है E1। अब अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, तो ये हो गया P1। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ता हूँ तो ये हो गया Q1। अब अगर मैं टोटल टैक्स देखूं, वो तो ये है ना, टोटल टैक्स कितना हो गया E1A। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल टैक्स इज E1A, आउट ऑफ विच कंज्यूमर ने कितना दिया। अगर मैं इसको B पॉइंट दे दूं तो कंज्यूमर ने तो इतना ही दिया ना इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज। तो कंज्यूमर ने कितना दिया, कंज्यूमर ने पे किया E1B विच इज इक्वल्स टू P1PE, क्योंकि ये और ये चीज तो बराबर है ना, समझ के बात। और प्रोड्यूसर ने कितना दिया, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर ने जो टैक्स भरा है वो है BA। तो कहने की बात ये है कि इस सिचुएशन में जब भी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होती है, तो कंज्यूमर ज्यादा प्राइस टैक्स की फॉर्म में देता है और प्रोड्यूसर कम देता है। मतलब प्रोड्यूसर कामयाब हो जाता है उस टैक्स को शिफ्ट करने में कंज्यूमर के ऊपर, मगर वो सारा का सारा शिफ्ट नहीं कर पाता। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है मोर इलास्टिक डिमांड। तो मोर इलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर इलास्टिक, द बर्डन ऑफ टैक्स विल हैव टू बी बोर्न मोर बाय द प्रोड्यूसर देन द बायर। तो इस सिचुएशन में बायर या सेलर या प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है उसको ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, सेलर को ज्यादा भरना पड़ता है, झेलना पड़ता है, और वो बायर पे कम शिफ्ट कर पाता है। कैसे, मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ फिर से, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं पेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं इस डायग्राम को इस तरीके से बनाऊं तो आप देख सकते हैं नया इक्विलिब्रियम आ गया E1 को अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन से जोड़ूंगा तो ये हो गया P1, और ये जो सप्लाई में जो गैप होता है, वर्टिकल गैप, ये क्या होता है, ये होता है टैक्स। तो यहाँ Q1 हो गया। अब ये देखो, ये मैं एक ले लेता हूँ पॉइंट, ये ले लेता हूँ B। तो अब देखो इसको दे देता हूँ नई सप्लाई का S1। टोटल टैक्स, ये जो टोटल टैक्स है ये कितना हुआ, E1A,
मतलब ये जो गैप है इसमें, ठीक है, ये टैक्स हुआ टोटल, आउट ऑफ विच कंज्यूमर ने कितना भरा, कंज्यूमर ने भरा इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज, कंज्यूमर ने भरा E1B, ठीक है, और प्रोड्यूसर ने कितना भरा, कंज्यूमर के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है स्पीड में, कंज्यूमर ने भरा E1B और प्रोड्यूसर ने कितना भरा, प्रोड्यूसर ने भरा BA। तो प्रोड्यूसर ने ज्यादा भरा और कंज्यूमर ने कम भरा। इससे ये पता लगता है कि कंज्यूमर के ऊपर प्रोड्यूसर ज्यादा शिफ्ट नहीं कर पाया। समझ रहे हो ना बात। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। जब ऐसी सिचुएशन, जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है, फिर क्या होता है, इफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक द एंटायर बर्डन ऑफ द टैक्स विल बी बोर्न बाय द सेलर। अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो सारा का सारा जो टैक्स का बर्डन है वो किसको झेलना पड़ेगा, सारा का सारा बर्डन टैक्स का झेलना पड़ेगा प्रोड्यूसर को। अब ये इस सिचुएशन में कैसे होता है, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सप्लाई को, टैक्स के लगने से सप्लाई को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब नई सप्लाई का आप देख रहे हो S1, ठीक है। तो नया इक्विलिब्रियम क्या हो गया, E1। अब मैं जो वर्टिकल डिस्टेंस होता था उसी को कहता था ना टैक्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q1 और यहाँ में लिख देता हूँ A। तो टोटल टैक्स कितना लगा, टोटल टैक्स लगा E1A, ये E1 है, ठीक है। मैं इसको प्रॉपरली लिख लेता हूँ, E1A इज द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि लगा चीज के ऊपर। मगर टैक्स लगने से प्राइस राइज हुआ नहीं हुआ, प्राइस तो उतने का उतना ही है, तो सारा का सारा बर्डन प्रोड्यूसर को ही झेलना पड़ा, प्रोड्यूसर के ऊपर ही सारा का सारा बर्डन आ गया। कंज्यूमर ने कितना टैक्स पे किया, कंज्यूमर ने 0 टैक्स पे किया। तो जब भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है तो सारा का सारा जो मतलब वो है, वो सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर नहीं भरता, प्रोड्यूसर ही भरता है। इससे उल्टी सिचुएशन देख लेते हैं, व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो जब भी इनइलास्टिक डिमांड होती है उस सिचुएशन में क्या होता है, इफ the demand for a commodity is perfectly inelastic, the entire burden of the tax will be borne by the buyer। क्योंकि सेलर को पता है कि डिमांड इनइलास्टिक है, बायर ने लेना ही लेना है सामान, नेसेसिटी होएगी, कोई ऐसी चीज होएगी, तो सारा का सारा कौन झेलेगा, कंज्यूमर ही झेलेगा। इस केस में मैंने नॉर्मल डिमांड का, डिमांड सप्लाई का बनाया हुआ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी बनाई हुई है। अब मैं आपको सप्लाई कर्व को शिफ्ट करके बताता हूँ। तो जब भी टैक्स लगता है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो मैंने सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया और नई सप्लाई कर्व को मैं नाम भी दे देता हूँ, जो कि, रुको 2 मिनट, ये हो गया बैक। नई सप्लाई कर्व का नाम है S1, तो नया इक्विलिब्रियम है E1। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि नया जो प्राइस है वो हो गया, मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, P1। तो जो टोटल टैक्स लगा था, टोटल टैक्स लगा था E1E, मतलब ये जो गैप है ना, ये सारा का सारा टैक्स था, ठीक है। जो E1E है विच इज इक्वल्स टू, कंज्यूमर ने कितना टैक्स दिया, कंज्यूमर ने जो प्राइस राइज के टर्म्स में टैक्स दिया है वो दिया है P1PE। तो सारा का सारा कंज्यूमर नहीं भरा, प्रोड्यूसर ने क्या भरा, प्रोड्यूसर ने कोई भी टैक्स नहीं भरा, प्रोड्यूसर ने टैक्स भरा 0, क्योंकि उसे पता है डिमांड इनइलास्टिक है, कंज्यूमर ने खरीदना ही खरीदना है, उसने सारा का सारा प्राइस में ऐड करके आगे भेज दिया। तो इससे हमें यह पता लगता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो भी टैक्स के शिफ्टिंग को असर डालती है। कितना टैक्स प्रोड्यूसर शिफ्ट कर पाएगा आगे या सेलर शिफ्ट कर पाएगा आगे, वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन अ फॉलोइंग वे। किस तरीके से, सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो जब भी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी तो क्या होगा, इन दिस सिचुएशन द एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड ऑन द बायर। जब पूरी की पूरी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, इस सिचुएशन में बायर के ऊपर सारा का सारा बर्डन आ जाता है। कैसे बर्डन आ जाता है, मैंने सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक बनाई हुई है यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब मैं क्या करूंगा, डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बनाई हुई है। तो जब भी टैक्स लगता है तो ये सप्लाई कर्व जो है ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, समझ गए बात। सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगी, इस साइड शिफ्ट होगी। अब नई सप्लाई कर्व ये है S1 और यहाँ पे मैं नया प्राइस लिख देता हूँ P1। अब अगर आप ध्यान से देखें, नया इक्विलिब्रियम है E1 और अगर मैं इसकी क्वांटिटी नीचे डॉटेड लाइन से मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो वैसे ही लिखा हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ Q1। तो अगर मैं देखूँ तो टोटल टैक्स कितना लगा, टोटल टैक्स, राइटिंग मेरी खराब हो रही है क्योंकि पकड़ा नहीं जा रहा मेरे से ये टैबलेट, ठीक है। टोटल टैक्स जो लगा वो था डिफरेंस बिटवीन सप्लाई कर्व्स जो कि है E1A, और कंज्यूमर ने कितना दिया, कंज्यूमर ने दिया जो हमें दिया है
इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज, टैक्स कितना बढ़ा है, उतने का उतना ही प्राइस बढ़ गया है, तो प्राइस भी तो उतना ही बढ़ा है, तो सारा का सारा कंज्यूमर की जेब में पड़ गया। जितना भी प्राइस राइज, जितना भी टैक्स लगा वो इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज सीधा का सीधा कंज्यूमर की जेब में आ गया, और प्रोड्यूसर ने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं भरा। ये किस सिचुएशन में होता है? जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है। नेक्स्ट आ जाता है जब सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब सप्लाई होनी ही होनी है। इन दिस सिचुएशन द एंटायर बर्डन ऑफ टैक्सेशन इज टू बी बोर्न बाय द प्रोड्यूसर। इस केस में सप्लाई इन इलास्टिक है, सप्लाई चेंज तो नहीं हो सकती। जब सप्लाई चेंज नहीं हो सकती और डिमांड भी इतनी कितनी रहेगी, तो आप दिमाग से सोचो, सप्लाई कर्व यहाँ से हिलेगी नहीं। जब सप्लाई कर्व यहाँ से इस साइड या इस साइड हिल ही नहीं सकती टैक्स लगने से, क्योंकि सप्लाई क्या है? इन इलास्टिक है। तो इक्विलिब्रियम तो यही रहेगा, तो प्राइस इक्विलिब्रियम का यही रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। जो भी टैक्स लगेगा वो उसे अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में सप्लाई शिफ्ट ही नहीं हो सकती, इन इलास्टिक है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में सेम परसेंट में चेंज आता है। अगर प्राइस 10% से चेंज हो गया तो सप्लाई भी 10% से चेंज होगी। इस सिचुएशन में क्या होगा? इन दिस सिचुएशन द बर्डन ऑफ टैक्स विल इक्वली अफेक्ट द बायर एंड द सेलर। इसमें बायर और सेलर पे जो है बराबर असर होगा, जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किया था। कैसे होगा मैं आपको करके बता देता हूँ। पहले तो डिमांड और सप्लाई नॉर्मल कर्व है, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बना दी, फिर उसके बाद मैं सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया और इसको नई सप्लाई कर्व को नाम दे दिया S1 नया इक्विलिब्रियम है E1, तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से नीचे जोड़ दिया। ठीक है, ये नई होगी क्वांटिटी Q1 और ये हो गया नया प्राइस P1। ठीक है, तो अब अगर आप देख रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है E1A, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल टैक्स जो है वो है E1A, आउट ऑफ विच अगर मैं इसको B पॉइंट दे दूं बीच वाले का, जो कंज्यूमर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज कितना दिया? इन टर्म्स ऑफ प्राइस राइज E1B दिया, विच इज इक्वल्स टू P1PE। ठीक है, तो E1B ये जो पार्ट है ये दिया कंज्यूमर ने। ठीक है, और ये जो ये बचा हुआ पार्ट है ये दिया प्रोड्यूसर ने। तो प्रोड्यूसर ने दिया ये पार्ट, प्रोड्यूसर ने कौन सा पार्ट दिया? BA या AB भी लिख सकते हो। तो जब भी सप्लाई यूनिटरी इलास्टिक होगी तो जितना भी टैक्स लगेगा आधा कंज्यूमर देगा और आधा प्रोड्यूसर देगा। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के सिचुएशन में। नेक्स्ट आ जाता है मोर इलास्टिक सप्लाई। जब सप्लाई मोर इलास्टिक है उस सिचुएशन में क्या होगा? इन दिस सिचुएशन द बर्डन ऑफ टैक्स विल हैव टू बी बोर्न मोर बाय द बायर एंड लेस बाय द सेलर। तो इसमें क्या है मैं आपको करके बता देता हूँ। नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी है। तो इस केस में जब भी टैक्स लगेगा तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो मैं सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ, ये मैंने कर दी है, और इसको मैंने नाम दे दिया S1 नई सप्लाई कर्व, नया इक्विलिब्रियम आ गया E1, और मैं इसको जोड़ देता हूँ नीचे तक। क्वांटिटी से भी ये सीधी लाइन नहीं बन रही, आप सीधी लाइन बना लेना। ठीक है, और यहाँ से प्राइस से भी जोड़ देता हूँ P1। अब टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है? टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स वही, आप ये मत कहना कि बार बार मैं एक ही नाम दे जा रहा हूँ। ठीक है, टोटल टैक्स जो है वो है E1A, गैप बिटवीन सप्लाई कर्व्स, ये वाला। ठीक है, ये आउट ऑफ विच प्राइस राइज कितना हुआ है? कंज्यूमर ने जो दिया है वो तो प्राइस राइज की टर्म्स में दिया है। कंज्यूमर ने कितना टैक्स दिया है? कंज्यूमर ने, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, कंज्यूमर ने दिया है E1B। ठीक है, और प्रोड्यूसर ने कितना टैक्स दिया है? प्रोड्यूसर ने जो बचा हुआ टैक्स है वो दिया है BAAB। तो जो E1B है विच इज इक्वल्स टू P1PE, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वही तो प्राइस राइज हुआ था ना। तो कंज्यूमर ने इस केस में ज्यादा दिया है और प्रोड्यूसर ने इस केस में कम दिया है। तो जब भी सप्लाई मोर इलास्टिक होती है तो कंज्यूमर ज्यादा टैक्स भरता है। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर है वो कम टैक्स भरता है, मतलब प्रोड्यूसर कामयाब हो जाता है कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा टैक्स को शिफ्ट करने में। नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है व्हेन द सप्लाई इज लेस इलास्टिक। In this situation, the burden of tax on the seller is greater than the burden on the buyer. तो जो सेलर है उसके ऊपर ज्यादा बर्डन आ जाता है। कैसे आ जाता है मैं ये डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। डिमांड एंड सप्लाई नॉर्मल कंडीशंस है, और ये सप्लाई कर्व को मैं शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्टवर्ड। ठीक है, अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट नहीं आते तो भूल जाओ कि ये आपको आएंगे। ठीक है, और अगर आप सीखना चाहते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें डिटेल में दिया हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी, आप वहां जाके कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रही तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो नया इक्विलिब्रियम मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, ये इस पॉइंट पे। मैं बल्कि इसको ना थोड़ा सा इधर खिसकाता हूँ, इस कर्व को। ठीक है, थोड़ा सा इधर खिसकाता हूँ और इसको भी नाम थोड़ा ऐसे देता हूँ S1। नया इक्विलिब्रियम है E1। तो नई क्वांटिटी अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन लगाऊंगा
तो मान लो यहाँ आ गई P1, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं डॉटेड लाइन नीचे लगाता हूँ तो ये आ गई Q1। तो अब टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स देखो, ये तो है E1A, मतलब ये है टोटल टैक्स, देख रहे हो ना इतना लंबा, ठीक है। तो टोटल टैक्स जो लगा है सेलर के ऊपर वो है E1A। मैं E1 को अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, E1A, आउट ऑफ विच प्राइस राइज कितना हुआ है, प्राइस तो सिर्फ इतना सा ही राइज हुआ है जो इसके बराबर है, ठीक है। तो कंज्यूमर ने कितना भरा, कंज्यूमर तो प्राइस राइज को ही भरता है ना, कंज्यूमर ने भरा E1, मैं यहाँ पे B पॉइंट दे देता हूँ, E1B, ठीक है। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि टैबलेट को पकड़ना भी है, डायग्राम भी लिखना है, ठीक है ना। और प्रोड्यूसर ने कितना भरा, प्रोड्यूसर ने जी भरा है BA, ये वाला पार्ट जो नीचे बचा हुआ है, समझ के बात, ये वाला पार्ट। तो देखा जाए तो कंज्यूमर ने जो है वो कम भरा है और प्रोड्यूसर ने ज़्यादा भरा है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां सप्लाई लेस इलास्टिक होती है, कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट कम कर पाता है प्रोड्यूसर और खुद ज़्यादा भरना पड़ता है उसको। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है कि कितना आप ट्रांसफ़र कर पाओगे टैक्स बर्डन और कितना नहीं। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। इट कैन बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग हेडिंग्स, ठीक है। पहली हेडिंग मैंने बनाई है इंसिडेंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। Under perfect competition, an individual producer cannot influence the price of a commodity. Perfect competition में क्या होता है, प्राइस टेकर होता है ना, मेकर तो नहीं होता। तो एक आधा प्रोड्यूसर जो है पूरी की पूरी प्राइस को असर नहीं डाल सकता। अकॉर्डिंगली शिफ्टिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर सरकार ने कोई नया टैक्स लगा भी दिया तो उसको कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बट दिस इज ट्रू ओनली इन द शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में ये चीज़ सही रहेगी, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में वो एकदम से प्राइस बढ़ा नहीं सकता। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड द प्रोड्यूसर गेट्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में उसने नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। इफ ही हिमसेल्फ बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्सेशन ही विल सफर लॉसेज। अगर वो खुद ही टैक्स का बर्डन झेलता रहेगा तो उसे लॉसेज हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म में प्राइसेस को बढ़ा सकता है। इन सच अ सिचुएशन सम मार्जिनल फर्म्स विल क्विट मार्केट। जिनको लॉस हो रहा है वो मार्केट को क्विट कर देंगी, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज। तो क्या होगा, जिनको नुकसान हो रहा है वो क्या करेंगे, जिन कंपनियों को नुकसान हो रहा है वो सामान बनाना बंद करके, कंपनी बंद करके चले जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में क्या, मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मार्केट में से सप्लाई कम हो जाएगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। हेंस द प्राइस विल इंक्रीज टू कवर द टैक्स पर यूनिट। तो प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और टैक्स का कवर मिल जाएगा उनको कि प्राइस बढ़ गए तो टैक्स चलो झेल लेते हैं। इम्प्लाइंग दैट इन लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंटायर इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन इज शिफ्टेड ऑन द बायर। तो शॉर्ट टर्म में प्राइजेस को चेंज नहीं किया जा सकता मगर लॉन्ग टर्म में किया जा सकता है, क्योंकि जिन कंपनियों को लॉस होगा वो बंद करके चली जाएंगी तो कम कंपनियां रह जाएंगी तो थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंसिडेंस अंडर मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, एक ऐसी मार्केट जहां पे सिंगल सेलर होता है, ठीक है। अंडर मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ कमोडिटी। इंक्रीज इन कॉस्ट अकर्स व्हेन टैक्स इज इम्पोज्ड। अगर टैक्स लगता है तो उनकी कॉस्टिंग बढ़ती है। इंसिडेंस ऑफ इंक्रीज्ड टैक्स मे फॉल, किस पे जो टैक्स है वो किस पे पड़ सकता है, ऑन कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस। क्या पता कंज्यूमर के ऊपर पड़ जाए इंक्रीज प्राइस की टर्म्स में। ऑन मोनोपोलिस्ट हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस प्रॉफिट्स। क्या पता मोनोपोलिस्ट अपने ऊपर ही ले ले टैक्स का बर्डन और उसके प्रॉफिट कम हो जाएं। ऑन वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड वेजेस। क्या पता वो वर्कर्स की तनख्वाहें कम कर दे, ठीक है ना, और भार वर्कर्स के ऊपर पड़ जाए। ऑन द सप्लायर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस प्राइसेस। क्या पता वो अपने सप्लायर्स को कह दे कि भाई अब तो टैक्स बढ़ गया मेरे ऊपर और मेरी जो है वो मार्जिन कम हो गए हैं तो तुम भी मुझे माल सस्ता दो। क्या पता उनके ऊपर बर्डन पड़ जाए। तो इसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ARMR नीचे गिर रहे हैं, MC नीचे से काट रहा है, E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर आपको ये डायग्राम नहीं आता तो आप हकदार नहीं हैं पब्लिक फाइनेंस पढ़ने के, ठीक है। आप मेरी बात को बेइज्जती की तरह मत लीजिए। मैंने फ्री में माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल की प्लेलिस्ट बनाई है, पहले उससे जाके मार्केट पढ़िए फिर इधर आके दोबारा स्टडी कीजिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आपने ABC सीखोगे तभी एक्टिव पैसिव या टेंस पे जाओगे ना। अब टेंस आपको सीखने हैं मगर ABC आती नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या हुआ फिर, समझ के बात। तो इसको एज अ इंसल्ट मत लीजिए, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, MC कर्व इस तरीके से है, ठीक है। जब भी टैक्स लगेगा तो MC कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं MC कर्व को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे MC कर्व को शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से। MC कर्व ऊपर शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये नई कर्व को मैं दे देता हूँ MC1 नाम।
तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ MC कट्स MR फ्रॉम बिलो एंड MC इज इक्वल टू MR। तो नई क्वांटिटी कितनी होगी, Q1। ये सीधी लाइन आप बना लेना। नया प्राइस कितना हो गया, इसको मैं AB नाम दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ से डॉटेड लाइन डाल के P1 दे देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको भी दे रहा हूँ, इसको मैं दे देता हूँ C पॉइंट, ठीक है। तो जो टोटल टैक्स लगा वो कितना लगा, E1C, मतलब ये वाला गैप जो था वो टैक्स लगा, ठीक है। अब प्राइस राइज कितना हुआ, इसको मैं D नाम दे देता हूँ। तो जो प्राइस राइज हुआ है, मतलब जो कंज्यूमर ने दिया है वो है BD और ये वाला पार्ट एक ही बात है। BD इज इक्वल्स टू P1 PE, समझ की बात। तो अब टैक्स लगा थोड़ा ज्यादा, ठीक है, और प्राइस राइज हुआ थोड़ा कम। तो इससे हमें पता लग सकता है कि प्राइस राइज तो हुआ है, ज्यादातर तो टैक्स शिफ्ट कर दिया, मगर कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है वो कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाया, वो मोनोपोलिस्ट ने खुद झेला है, समझ की बात। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस डायग्राम को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है 5th पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लॉज ऑफ प्रोडक्शन। आपको ये याद होना चाहिए कि लॉज ऑफ प्रोडक्शन एंड जो प्रोडक्शन के लॉज और कॉस्ट के जो लॉज हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपको कॉस्ट एंड प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो ये वाला पॉइंट आपको समझ आना मुश्किल है। आप मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस में जाके कॉस्ट और प्रोडक्शन के चैप्टर को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर इनिशियल इंट्रोडक्टरी लेवल का चाहिए तो मैंने लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th। अगर थोड़ा हाई लेवल का चाहिए, उससे ऊपर चाहिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लॉज ऑफ रिटर्न्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, इट कैन बी डिस्कस्ड एज अंडर। उनको नीचे डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट या फिर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या कहते हैं कि जब भी आप शॉर्ट पीरियड में वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, और जब टोटल प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है तो उसकी रिजल्ट क्या निकलता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एवरेज कॉस्टिंग काफ़ी गिर जाती है। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर इन एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज कॉस्ट पर यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे कॉस्टिंग कम होगी। इफ द टैक्स अमाउंट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ commodity, there will not be much increase in the prices simply because cost is declining. अगर इस सिचुएशन में टैक्स लग भी गया तो कॉस्ट तो लगातार गिर रही है, ठीक है ना, कॉस्ट तो गिरती जा रही है। अगर उस गिरती हुई कॉस्ट में हल्का सा टैक्स ऐड भी कर दिया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट द सेलर क्या करेगा, बट द सेलर रेजेस द प्राइस मच मोर देन द टैक्स। सेलर इतना चालाक है कि टैक्स लगा 2 रुपए, उसने बढ़ा दिया प्राइस 4 रुपए। कैसे, डायग्राम से समझेंगे। हेंस देयर इज अ ग्रेटर बर्डन ऑन द बायर देन इवन द पर यूनिट टैक्स। जितना टैक्स लगा उससे ज्यादा ही प्राइस बढ़ा दिया, समझ की बात। मान लो डिमांड और सप्लाई ऐसे, अब ये मत पूछना सप्लाई ऐसे क्यों है, जब डिमिनिशिंग कॉस्ट होता है तो सप्लाई ऐसे ही होती है। आपको अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट सही करने की जरूरत है, ठीक है। इनको नेगेटिव मत लेना कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ या आपको रन डाउन कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कुछ चीज की कमी है, वो आपको करनी है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता ही है ना आयरन की कमी है, ब्लड की कमी है, ये है वो है, तो वो आप पे खामियां थोड़ी ना निकाल रहा है, वो आपको बता रहा है कि ये चीजें खाओ ताकि आप और अच्छे हेल्दी हो जाओ। तो मैं भी वैसे ही बता रहा हूँ कि आप ये टॉपिक पढ़ो और बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लास में सबसे अच्छे नंबर लेके आओ। तो ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर गई है, तो अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, पेस्ट। तो जब भी टैक्स लगता है तो ये सप्लाई कर्व इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नई सप्लाई कर्व क्या है, S1, ठीक है। अब नया इक्विलिब्रियम क्या है, E1। नया प्राइस क्या है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, नया प्राइस है ये P1। अब अगर मैं इसको डॉटेड लाइन जोड़ता हूँ, दिमाग से सोचना, डॉटेड लाइन मैंने जोड़ा, ये हो गया Q1। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं A, इस पॉइंट को दे देता हूँ B। अब टोटल टैक्स कितना लगा, टोटल टैक्स क्या होता है, सप्लाई कर्व के बीच का जो गैप होता है ये टोटल टैक्स होता है। ये लगा E1A, समझ रहे हो बात, टोटल टैक्स लगा E1A, मगर कंज्यूमर ने कितना भरा। अब आप ध्यान से देखो, जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने जो भरा है प्राइस, कंज्यूमर ने जो भरा है वो भरा है P1 PE। इतना प्राइस बढ़ा है ना, इतना प्राइस बढ़ा है, ये सारा का सारा, समझ रहे हो बात, विच इज इक्वल टू E1B। मतलब टैक्स लगा इतना, प्राइस बढ़ गया इतना, तो ये तो कंज्यूमर के साथ धोखा हो गया। तो कहने की बात ये है कि प्रोड्यूसर सारा का सारा तो उससे निकलवा ही लेता है, बट ये जो एरिया ये भी फालतू निकलवा लेता है। टैक्स लगा 2 रुपए, उसने निकलवा लिए 4 रुपए, समझ गए बात। तो इसमें इतना ज्यादा जो है सेलर इतना ज्यादा चालाक है कि जितना टैक्स लगता है उससे भी कई गुना मतलब थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूमर की जेब में से निकलवा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है
लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कॉस्टिंग, एवरेज कॉस्टिंग बढ़ती है। इन दिस सिचुएशन पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती है। सो इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, द प्राइस विल राइज मोर देन द टैक्स पर यूनिट, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द डिमांड। अगर उन्होंने प्राइस, जो टैक्स की क्वांटिटी है, टैक्स की क्वांटिटी प्राइस में ऐड कर दी तो और ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगा। इसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिर जाएगी। विद अ व्यू टू अवॉइड दिस सिचुएशन, द प्रोड्यूसर वुड लाइक टू बियर द ग्रेटर बर्डन, implying the lesser increase in the price than the टैक्स पर यूनिट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि उनकी कॉस्टिंग तो पहले ही बढ़ती जा रही है, अगर वो उसमें टैक्स भी ऐड कर देंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में वो ज़्यादा जो बर्डन है वो अपने ऊपर ले लेंगे और प्राइस राइज को नहीं होने देंगे। इसका डायग्राम मैंने समझाया हुआ है। जैसे डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व दोनों की दोनों है, टैक्स लगेगा तो सप्लाई दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। तो नई जो सप्लाई कर्व है वो है S1 S1, तो नया इक्विलिब्रियम है E1। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से नीचे लगाऊं तो नई क्वांटिटी होगी Q1, और ये जो अगर मैं डॉटेड लाइन से इसको जो लगाऊं, नया प्राइस हो गया P1। तो अगर मैं इसको A पॉइंट दे देता हूं, इसको B पॉइंट दे देता हूं, तो टोटल टैक्स कितना लगा? टोटल जो टैक्स लगा वो लगा, मैं टैक्स को अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, टोटल टैक्स लगा E1A। उसमें में से कंज्यूमर ने कितना भरा? उसमें में से कंज्यूमर ने भरा E1B, विच इज इक्वल्स टू P1PE। ठीक है ना, जितना प्राइस राइज हुआ है। ठीक है, और प्रोड्यूसर ने कितना भरा या सेलर ने कितना भरा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोड्यूसर और सेलर, इन्होंने भरा BA। तो कहने की बात यह कि प्रोड्यूसर ने ज़्यादा भरा और कंज्यूमर ने कम टैक्स भरा। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन है इंक्रीजिंग कॉस्ट की। अगर वो टैक्स पूरा का पूरा शिफ्ट कर देगा तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, जिससे डिमांड एकदम गिर जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट और कांस्टेंट रिटर्न्स। इस सिचुएशन में क्या होगा? इन दिस सिचुएशन कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चाहे किसी भी लेवल की हो, चाहे कम करें ज़्यादा करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट तो सेम रहेगी। हेंस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल बी इक्वल टू द टैक्स। मतलब द बायर विल हैव टू बियर ऑल द बर्डन। सारा का सारा बर्डन बायर के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिमांड और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। तो सप्लाई को टैक्स लगने की वजह से हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो नई सप्लाई कर्व जो है, 2 मिनट रुको, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी, इधर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो जो नई सप्लाई कर्व होगी वो इस तरीके से होगी। तो नई सप्लाई कर्व S1 S1। ठीक है, तो नया इक्विलिब्रियम E1। ठीक है, तो जो गैप होता है, मैं इसको रब कर देता हूँ, नई क्वांटिटी होगी ये। तो अब अगर मैं इसको A पॉइंट दे देता हूँ तो टोटल टैक्स कितना लगा? इस सिचुएशन में जो टोटल टैक्स लगा है वो है गैप बिटवीन द सप्लाई कर्व, ये वाला टोटल टैक्स E1A। ठीक है, मैं E1 अच्छे से लिख लेता हूँ, विच इज इक्वल्स टू प्राइस राइज S1PE। प्राइस भी तो इतना ही बड़ा है ना S1PE से, मतलब यही प्राइस बढ़ा है ना, और जितना टैक्स लगा था उतने का उतना ही प्राइस बढ़ गया। तो सारा का सारा कंज्यूमर ने ही दिया है ये वाला टैक्स। ठीक है, कंज्यूमर ने सारा का सारा दिया और प्रोड्यूसर ने कुछ भी नहीं भरा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट आ जाते हैं या कांस्टेंट रिटर्न्स आ जाते हैं, उस सिचुएशन में सारा का सारा जो टैक्स है वो कौन भरता है? कंज्यूमर ही भरता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कस्टमरी प्राइजेस। अब वो डायग्राम वाले पॉइंट खत्म हो गए। कस्टमरी प्राइजेस, ठीक है, सम कमोडिटीज ऑफ जनरल कंजम्पशन आर दोज द प्राइसेस ऑफ विच आर कस्टमरी एंड कांस्टेंट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके जो प्राइसेस होते हैं कस्टमरी रहते हैं, ज्यादातर कांस्टेंट रहते हैं। ऐसे में क्या होता है? अंडर दीज सिचुएशंस द शिफ्टिंग ऑफ टैक्स इज डिफिकल्ट। इसमें टैक्स को शिफ्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, द प्रोड्यूसर में शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स टू द कंज्यूमर्स ओनली बाय लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी और बाय रिड्यूसिंग द यूनिट साइज। तो ऐसी सिचुएशन में जो दुकानदार है वो अपनी चीज की क्वालिटी को नीचे कर देते हैं। अगर ज्यादा टैक्स लगता है तो क्योंकि प्राइसेस वैसा का वैसे ही रखना होता है उन्होंने, क्योंकि कस्टमरी काफी साल से या काफी टाइम से वैसे चलता आ रहा है, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी चीज की क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। ऑफ्टन द प्रोड्यूसर्स देमसेल्व्स बियर द बर्डन ऑफ टैक्स। इस टाइप की सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टैक्स खुद झेलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अमाउंट ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑल्सो
डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स के अमाउंट पे भी डिपेंड करता है. इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इज वेरी स्मॉल, द सेलर हिमसेल्फ विल लाइक टू बियर इट इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग ऑन इट टू द बायर्स बाय इंक्रीजिंग प्राइस. अगर तो टैक्स थोड़ा सा है तो दुकानदार या सेलर कहेगा यार खुद ही झेल लेते हैं, समझ गए बात. और हाउएवर when the amount of tax is large, the seller tries to shift it on to the buyers. अगर टैक्स ज्यादा है तभी वो कहता है कि यार इतना ज्यादा टैक्स मैं अकेला कैसे भरूंगा, तभी शिफ्ट करता है. नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ कमोडिटी. शिफ्टिंग ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कमोडिटी एज वेल. इफ टैक्स इज लेविड ऑन नेसेसिटीज, इट कैन बी शिफ्टेड टू द कंज्यूमर्स एंड वाइस वर्सा. अगर टैक्स लगाए नेसेसिटीज के ऊपर तो नेसेसिटीज तो खानी है, तो सारा का सारा भी शिफ्ट कर सकता है. अगर टैक्स लगाया लग्जरी के ऊपर के कुछ खरीदते हैं कुछ नहीं खरीदते, तो टैक्स को शिफ्ट करने में उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको पता है नेसेसिटीज तो खरीदनी है, तो सारा का सारा भी शिफ्ट कर सकता है. समझ रहे हो ना बात. नेक्स्ट आ जाता है सब्स्टिट्यूट्स. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सब्स्टिट्यूट्स. Shifting of tax is difficult in case of those commodities which have their close substitutes. जिन चीज़ों के substitutes अवेलेबल हैं उसमें अगर प्राइस को बढ़ाया टैक्स को शिफ्ट करके तो लोग दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ भाग जाएंगे. If the burden is passed on the consumers, they would preferably shift to the close substitutes. Fearing the loss of market, the producer may prefer to bear the entire burden of tax themselves. तो जिस चीज़ के सब्स्टिट्यूट होते हैं उसमें प्राइस को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, तो टैक्स को शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो चीज़ें जिनके सब्स्टिट्यूट नहीं है अवेलेबल, उनमें सारा का सारा ही टैक्स शिफ्ट कर दिया जाता है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था, जिस हिसाब से आपने करना था मैंने उसी हिसाब से किया है. आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ. चैप्टर का नाम है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंसिडेंस. ये जो इंसिडेंस का टॉपिक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का टॉपिक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी स्टडी की इंपॉर्टेंस करेंगे हम. तो चलिए शुरू करते. फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इन मॉडर्न एज मेयर कलेक्शन ऑफ मनी for public expenditure is not ultimate objective of taxation. Rather, it has several objectives like equitable distribution of wealth, increase in production, employment and economic development of the country. मॉडर्न एरा में जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आ रहा है वैसे वैसे जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है उसका मेन मकसद ये नहीं कि सरकार सिर्फ खर्चा करे, और भी कई मकसद है, जैसे इनइक्वालिटीज़ को कम करना, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, देश की तरक्की करना, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स विद साइमल्टेनियस फोकस ऑन दीज ऑब्जेक्टिव्स. अगर हमने इन ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रखना है तो हमें ये भी पता करना, स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टैक्स लगाया था इसका अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर पड़ा. ठीक है, तो सरकार अल्टीमेट बर्डन को भी स्टडी करना चाहती है, इसीलिए इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है. सेकंड पॉइंट आ जाता है इट ऑफर्स इनसाइट्स इनटू द टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. इससे हमें ये पता लगता है कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो अलग अलग समाज में जो लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है, वो कितना टैक्स दे सकते हैं. अगर उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी हाई है तो शिफ्टिंग वाले ज़्यादा काम किए जाएंगे ताकि टैक्स शिफ्ट हो जाए. अगर उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी कम है तो ऐसी जगह टैक्स शिफ्टिंग कम की जाएगी, टैक्स कम लगाया जाएगा. ठीक है. डाउटलेस द पुअर पीपल हैव लोअर टैक्स पेइंग कैपेसिटी देन द रिच पीपल. ये सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो रिच लोग हैं उनकी टैक्स देने की कैपेसिटी ज़्यादा है और जो पुअर लोग हैं उनकी टैक्स देने की कैपेसिटी कम है. अकॉर्डिंगली द बर्डन ऑफ टैक्सेशन शुड बी मिनिमम ऑन द पुअर एंड मैक्सिमम ऑन द रिच. तो इसी वजह से सरकार टैक्स का सिस्टम इस हिसाब से बनाती है कि जो टैक्स का बर्डन है वो अमीरों पे ज़्यादा पड़े और गरीबों पे कम पड़े. थर्ड पॉइंट आ जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस. आपको ये पता है डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जिसके ऊपर लगा वही भरेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी और के ऊपर है, भरता कोई और है. ये दोनों इंपॉर्टेंट टैक्स हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन डिटर्मिनिंग द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन को डिटर्मिन करना बहुत आसान है, जिसकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगा दो. बट in order to determine the burden of indirect taxes, it becomes essential to study the concept of incidence of taxation. तो जितने भी indirect taxes हैं उनके बर्डन को स्टडी करने के लिए हमें इंसिडेंस का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो तो शिफ्ट किए जा सकते हैं ना. तो कितना शिफ्ट किए जाएंगे, कितने नहीं किए जाएंगे, कौन कितना भरेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन पे. विदाउट सच अ स्टडी टैक्स माइट बी इम्पोज्ड ऑन सच गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय द पुअर, दस ऑफेंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस. अगर हम
इंसिडेंट्स की स्टडी नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कि गरीब के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है या किसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है। तो हम ऐसी चीज़ों के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है, ठीक है ना। गरीब ने रोटी तो खानी है, उस पर भी टैक्स लगा देंगे तो सारे का सारा बर्डन गरीब पे आ जाएगा। और ये हमारे जो इक्विटी प्रिंसिपल्स हैं या गरीबी को हटाने का प्रिंसिपल है या फिर इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के जो रूल्स हैं उनके ये बिल्कुल खिलाफ होगा। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, इफ द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास ओनली, इट विल इम्पोज टैक्सेस ओनली ऑन दोज कमोडिटीज विच आर कंज्यूम्ड लार्जली बाय दैट क्लास इन द सोसाइटी। अगर सरकार का मेन मकसद है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के ऊपर ही टैक्स लगाया जाए, जैसे अमीरों के ऊपर टैक्स लगाए, तो सरकार क्या करेगी, उन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाएगी जो अमीर सोसाइटी कंज्यूम करती है। द अंडरकरंट ऑफ सच अ पॉलिसी इज टू एनहेंस द सोशल जस्टिस। मेन मकसद ऐसी पॉलिसी का क्या होता है कि सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया जाए। हाउएवर सच गुड्स कैन नॉट बी बेस्ट आइडेंटिफाइड ओनली थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इसमें ये डिटर्मिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना होता है कि कौन कौन से गुड्स सिर्फ अमीर लोग खाएंगे। अब लग्जरी कार्स तो पता ही है अमीर लोग खाते हैं, मगर अमीर ब्रेड भी तो खाते हैं, अमीर क्या पता चॉकलेट भी तो खाएं। तो ओवरऑल स्टडी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मसला आ जाता है इसका। दीज गुड्स शुड बी सच goods for which the incidence of tax is conveniently shifted to the rich consumers। ये वो गुड्स होने चाहिए जो स्पेशली रिच खाते हैं ताकि जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो रिच के ऊपर आ सके। तो ओवरऑल इंसिडेंट्स का टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता लगता है, सरकार को पता लगता है कि किस किस जगह पे शिफ्टिंग करनी चाहिए, किस किस जगह पे नहीं करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे नंबर वाइज। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे टैक्स के बारे में डाला हुआ है, आप नंबर वाइज जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये जो टॉपिक मैंने डाले हैं टैक्स के रिलेटेड, ये ग्रेजुएशन लेवल के हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की वीडियोस के लिए आपको थोड़ा वेट करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर वाइज मैं बनाऊंगा, ठीक है। एक ही बंदा हूँ, मेरे को ही रिकॉर्ड करनी पड़ती है, मुझे ही एडिटिंग करनी पड़ती है, मुझे ही अपलोड करनी पड़ती है, तो इसलिए टाइम काफ़ी लग जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।